अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, डॉक्टर शाहिद मसूद की गैर मौजूदगी में इस शो की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे सलामती कौंसिल में गज़ा अमन मनसूबे से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया है, लेकिन चीन और रूस ने वोट नहीं किया। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आज शो में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर काफ़ी कमांड रखती हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रही हैं आप सलामती कौंसिल में गज़ा अमन मनसूबे से मुतालिक करारदाद तो मंजूर हो गई है, लेकिन अब अमल दरामद किस तरह से हो सकेगा और इंटरनेशनल स्टेबलाइजर टास्क फोर्स का क़याम जो है वो कब तक आएगा, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, ये जो करारदाद मंजूर हुई है, ये वही 20 नुकात हैं और इनमें बहुत सी एम्बिग्विटी है, कुछ भी क्लियर नहीं है। क्या होना है, जो स्टेबलाइजिंग फोर्स बननी है उसमें कौन से ममालिक होंगे, उनका फ्रेम ऑफ वर्क क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कितने टाइम के लिए रहेंगे, और बहुत सी बातों के अंदर एम्बिग्विटी है। और बहुत दफ़ा ये बात जो है मैं डिफरेंट प्रोग्राम पे अर्ज कर चुकी हूँ कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और इसराइल के दरमियान, वो इन 20 नुकात में कुछ नुकात पे तो थे, लेकिन दोनों अलग अलग बैठकर आमने सामने भी नहीं थे और मीडिएटर्स के साथ अपनी अपनी जो उनकी फॉर ज़रूरियात थी उन पे बात कर रहे थे और फेज वाइज उसको लेके चल रहे थे। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ ऑलरेडी थी और रशिया और चाइना का ये कहना था कि जब तक हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें कोई टेंजिबल डेमोंस्ट्रेबल एक्शन सामने आ सकते हों, तो हम किस तरह की चीज़ का साथ दे दें और उसमें शामिल हो जाएं। तो फिर उन्होंने लास्ट मिनट पे मेटाफोरिकली ऑफ कोर्स उन्होंने इस पे सोचा होगा, समझा होगा, तो ये तय किया कि वो इस पे वोटिंग के लिए जाएंगे नहीं। तो और बाकी जो है वो ममालिक, ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो सारे ग्लोबल साउथ के साथ मशावरत में कि ठीक है, देखते हैं अब इसमें से निकलता क्या है। क्योंकि फिल फॉर जैसा कि हमारे जो यूएन के अंदर हमारे सफीर हैं, उन्होंने भी ये कहा, मुस्तकिल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि हमारा इस वक्त का मसला जो है वो जेनोसाइड को रोकना है और उनको रिलीफ फ्राहम करना है, और वो जिस तरीके से भी हो सकता है। तो जिन मालिक ने भी इस पे कहा है कि ये ठीक है, ऐसा इसके अंदर से कोई बेहतरी निकल सकती है, उनका सिर्फ एक ही मतमा नज़र है कि ये जो एक फुल स्केल जेनोसाइड है उसको रोका जाए और आम बंदे की ज़िंदगी में थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दी जाए, और बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ देखी जाएंगी, जिसमें रशिया और चाइना सिरे फहरिस्त हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जहां मैं इस जंग को रोकने की और जेनोसाइड को रुकने की किसी भी चीज़ की बहुत एडवोकेसी करती हूँ, कि ये जो मुआहदा है, ये इसने अब लेजिटिमाइज कर दिया है एक अपार्टाइड स्टेट को। ये नहीं इस तरह से मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। इस वक्त 3 जो है वो प्रोग्राम चल रहे थे। एक ये था कि इस तरीके से कर लिया जाए, फिर एक जो सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने मिलकर एक जो है वो प्रपोजल दिया था। लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन वो थी जो कि कोलंबिया के जो है वो प्रेसिडेंट ने दी, जिन्होंने कहा था कि बजाय इसके कि यूनाइटेड नेशन के आप सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं जहां पे 5P है और वो 5 वीटो जो हैं वो आपकी किस्मत का फैसला करें, आप जनरल असेंबली में जाएं और वहां पे जाकर एक प्रोविजन है जिसके अंदर पीस, यूनिटी फॉर पीस के लिए 1 वोट 1 कंट्री के हिसाब से अगर मेजॉरिटी जो है ऑफ द फ्लोर ये कहता है कि ये एक अपार्टाइड स्टेट है, इसके साथ तमाम कनेक्शन कट होने चाहिए, इस पे हर तरह का एम्बार्गो लग जाना चाहिए, तो ये भी यूनाइटेड नेशन के पास एक प्रोविजन है। तो मेरा ख्याल था ये सबसे बेहतर थी, और इतनी जल्दी में इसको किया भी इसलिए गया है कि बहुत से ममालिक उस ऑप्शन को लेने के बारे में सोच रहे थे। वो एक ऐसी ऑप्शन थी जिसमें ऑफ कोर्स फिर जो कल्प्रेट है उसको सजा मिलने की बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद थी। अब ये हुआ है कि जो विक्टिम है उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा कि वो उसके साथ इसराइली जो हैं वो भी अपना मुकदमा रख पाएंगे। तो ये जो भी हुआ है इसलिए हो गया है कि कोई जिनके पास ताकत है वो ये कर पा रहे हैं, और हमारे पास है। और उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि चीन और रूस ने कहा कि फ़लस्तीनी मुतालबात और इंसानी हुकूक को इसमें निगलेक्ट किया गया है, ये भी एक वजह बताई जा रही है। फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि
ISF का जो क़याम है और जो मैंडेट है इस पर भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये भी उनकी जानिब से वजूहात बताई जा रही हैं। लेकिन अरब ममालिक और दीगर कारकुनों ने ट्रंप के इस 20 नुकात पर मबनी अमन प्लान की हिमायत की है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर तो इसके अंदर सुकून मौजूद नहीं है, जिस तरह से रशिया और चाइना ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में वजाहतें दी हैं कि इसमें हमें रिजर्वेशंस हैं जिसकी वजह से हमने वोट नहीं दिया, तो जो अरब ममालिक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस अमन मंसूबे की, तो क्या लगता है फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकेगा जब इसमें क्लैरिटी नहीं है? जी, आपका सवाल मेरे से था? जी 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 डॉक्टर साहिबा आपसे। जी जी। अब देखिए, हर कोई इस वक्त ये सोच रहा है, अगर तो ये कोई रोक नहीं सकता था चाइना और रशिया को, वो जाते और इसको वीटो कर देते, और ये होता ही नहीं। और तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इसको होने से रोका नहीं, वो एब्सेंट हो गए और ये फिर पास हो गया। अगर वो वहां मौजूद होते तो इसको वीटो कर देते कि जी होना ही नहीं है, पास ही ना हो। अब अगर उन्होंने इसके पास होने में रुकावट नहीं डाली, तो इसका मतलब है कि वो भी हमारे से ही हम ख्याल हैं कि ठीक है, इसको जाने दें, क्योंकि फिलहाल जो है, अगर इसमें से कोई सूरत हाल निकलती है, क्योंकि सूरत हाल तो किसी के पास भी क्लियर नहीं है, जैसे पाकिस्तान ने कहा, जैसे कतर ने कहा, जैसे तुर्की ने कहा कि अगर हम वॉलंटियर करने को तैयार हैं, हमारी फौजें जो हैं, मगर हमारी फौजें अगर यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के अंडर भी जाएंगी, तो वो एक बहुत वो कोई अपार्टाइड स्टेट की फौजें तो नहीं है जिनसे आप कुछ भी करवा लेंगे। आप उनको एक प्रॉपर जो है, उनको एक मैंडेट देंगे, वो जाके वो करेंगे। और वो मैंडेट जो है, अगर उसके अंदर शामिल है कि आपने हमास को डिसआर्म करना है, तो हमास जो है कोई रेजिस्टेंस फोर्स है, उसको उसकी मर्जी के बगैर डिसआर्म नहीं किया जा सकता। तो हमास ने भी तब यही इसीलिए विलिंगनेस शो की थी कि कुछ उनकी मर्जी के ममालिक जो हैं वो उस फोर्स में शामिल थे, जो कि वहां पे स्टेबिलिटी लाने को तैयार थे। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए डिसआर्म हो जाएंगे, लेकिन परमानेंटली ऐसी कोई बात नहीं थी। और दूसरा ये कि जमीन के ऊपर डेमोग्राफिक इतना चेंज हो चुका है कि अगर आप टू स्टेट की भी बात करते हैं, तो किस चीज को आपने टू स्टेट बनाना है? अवल तो बात ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, तो वो जो चंद नुक्ते आपको नक्शे में नजर आते हैं, वो स्टेट तो नहीं बन सकते। और अगर स्टेट भी बने, तो इसराइल जो है वो अपनी जो बॉर्डर या नेबरिंग स्टेट है, वहां पे एयरफोर्स नहीं बनने देता, वहां पे प्रॉपर फौज नहीं बनने देता। सीरिया पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया। उनको अपने अड़ोस पड़ोस में भी हर बंदा जो है वो डिसआर्म चाहिए, चाहे वो एक सॉवरन कंट्री ही है। तो फलस्तीन को वो बनाने के बाद जो है, उसको एक प्रॉपर एक सॉवरन कंट्री कैसे बनने देंगे? तो ये बहुत से सवाल थे कि अगर कोई आज बैठ ही गया है और उस अक्टूबर 7 के बाद हर किसी को ये पता ही चल गया है कि वहां पे क्या हो रहा है, जो पिछले 80 साल से हो रहा है, तो अब इसको अगर हल करना है, तो कम से कम इसको इस तरीके से हल तो किया जाए कि उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन। अच्छा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कौन करेगा? हम वेस्ट की तरफ हमास ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। आप समझती हैं कि हमास के बगैर अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना आसान होगा? नहीं, हमास के बगैर तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। महमूद अब्बास ने कहा है कि ठीक है, महमूद अब्बास तो अपना जो है वो वेस्ट बैंक भी नहीं बचा पा रहे। महमूद अब्बास जो है वो तो वहां पे जाते हैं लोग डेली बेसिस पे, वहां पे घर खाली हो रहे हैं, लोगों के घर बुलडोज हो रहे हैं, वहां पे लोगों के जो ओलिव गार्डन है वो बर्बाद हो रहे हैं। तो वो तो, और ना ही आपको पता है कि रिसेंटली जो वहाँ पे ओपिनियन पोल हुआ है, उसमें महमूद अब्बास जो है वो तीसरे से चौथे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे मरवन बरगूती हैं जी, अगर इलेक्शन होते हैं तो आज हो तो कौन है, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमास के मिसाल हैं, उनकी बात होती है। तो महमूद अब्बास सारे फलस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करते, और गजा के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनका जेनोसाइड हो गया, उसके बावजूद भी वहां पे कंसीडरेबल पॉपुलेशन मौजूद है जो कि ना तो हमास को डिसआर्म करवाना चाहती है, और ना ही हम या कोई और जो है वो ऐसा जो है वो एक स्टेट जो स्टेट है बाकायदा, वो ये चाहती है कि हमास डिसआर्म हो। हमास डिसआर्म होंगे तो कौन जाके उनकी जिम्मेदारी लेगा? मैं और आप नहीं ले सकते। वहां पे उनका एक प्रॉपर जेनोसाइड हो रहा है, जो कि 24/7 जो है वो HD कैमरों पे दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर सिर्फ उसकी इंटरेस्ट यही है कि आप अपनी कैपेसिटी में ही कुछ कर सकते हैं ना, जितनी आपकी डिटरेंस है, जितनी आपकी पावर है, आप वही एग्जर्ट करेंगे।
तो आप जितनी पावर है उसमें आप क्या एग्जर्ट कर रहे हैं कि हम फौजें देने के लिए तैयार हैं, हाँ जी ठीक है, ये मुआहिदा भी ठीक है जी, वो मुआहिदा भी ठीक है, मगर क्या करो, ये एटलीस्ट इस जेनोसाइड को पॉज करो। यही हमारी कैपेसिटी है, यही हमारा स्टैमिना है। लेकिन हम मुसलसल जो है वो बाकी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ हमास डिसाम होगा, लेकिन अगर हमास की जानिब से रेजिस्टेंस शो करवाई जाती है और जो इस्लामी ममालिक या जो अरब ममालिक इस डील का हिस्सा हैं, क्या समझती हैं फिर किस तरह से हैंडल किया जाएगा हमास को? क्योंकि गज़ा अमन प्लान पर जिन जिन ने अग्री किया है उन्होंने यकीनी तौर पर इस शिक पर भी अग्री किया है कि हमास डिसाम होगा, तो हमास का आपको लगता है कि येस और नो अब मैटर भी करता है? हमास का येस और नो मैटर करता है। हमास ने पिछले तमाम जो है वो 2-2.5 सालों में एक फुल फ्लेज पूरी दुनिया की तरफ से सपोर्ट की गई, एक पूरे ब्रॉडर वेस्ट की तरफ से जो फंड की हुई जंग का मुकाबला किया और वो सरवाइव कर गए। उनका जो है वो मैटर करता है और ये सबको पता है कि वो मैटर करता है। अब मसला सिर्फ ये है कि जिन कंट्रीज की आप बात कर रही हैं जो कि जिनके पास पावर है, अगर पॉलिटिकल पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है मसले को हल करने के लिए, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम बात कर सकते हैं अपनी, तो हम इस सिचुएशन में सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने ब्रीदिंग स्पेस दी जा सकती है, और इवन कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम अपनी फौजें भी भेजने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि यूनाइटेड नेशन बाकायदा बताए कि वहां जाके करना क्या है। क्या एट द एंड ऑफ द टनल जो है, उस डार्कनेस में से निकलते हुए कोई फलस्तीनी रियासत है, और अगर है तो उसके क्या बॉर्डर्स हैं, उसका क्या मेकअप होगा और कौन वहां पे बैठेगा। तो ये जो पूरा है ये लेजिटिमाइज करता है ये आज का मुआहिदा एक अपार्टाइड स्टेट को, इसराइल को, इसलिए उन्होंने उसको इतना फौरन से कबूल भी कर लिया है। मैं इस मुआहिदे के पहले दिन से मैं इसकी एडवोकेसी कर रही हूँ सिर्फ एक पॉइंट पे कि एक इसने कम से कम इस चीज को स्लो डाउन किया है, मगर इसका परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि या तो एक सिंगल स्टेट हो जिसके अंदर जो है वो फिर ये डेमोग्राफी की बेस पे तय हो कि वहां पे हुकूमत कैसे बनेगी, वो भी हमें बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो 2 स्टेट सोल्यूशन एक ऐसी हकीकत अब बन चुकी है कि ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से उसकी भी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं नजर आ रही। तो रशिया और चाइना जो है वो मुझे उनके अंदर ये हल्की सी सिनिसिज्म नजर आती है कि वो, मैं समझ सकती हूँ कि वो ये डॉक्टर साहिबा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो प्रपोज कर रहे हैं। वोट ना करना, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्या समझती हैं कि क्या ये उनकी कोई जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली है या फिर वो ट्रंप के इस अमन मंसूबे को इंडोर्स नहीं करना चाहते थे? क्या आपको मेजर वजह लगती है? क्योंकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि फौरी जंग बंदी या इसके निफाज के बारे में वाज़ेह शिक इस मंसूबे में मौजूद, इस प्लान में मौजूद नहीं है। तो क्या लगता है ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली है या कोई और वजह है? ये उनका ना जाना जो है वो एक तो ये कि इस तरफ इशारा करता है कि ठीक है, हमने एक अमन के मंसूबे को, एक ट्रंप के पीस प्लान को हम रुकावट नहीं बने, अगर अमन आ रहा है तो बिल्कुल लेके आइए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बता दिया है, क्योंकि जाहिर है हमारी पोजीशन और है, वो एक ऐसी ताकतें हैं कि उनकी पोजीशन डिफरेंट है। तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इस तरह से खड़े हुए हैं कि अगर हम उनको डे बाय डे भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं और जितनी कैपेसिटी में कर सकते हैं अपनी सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रख के, तो हम करेंगे। तो हमारी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, उसका कोई कंपैरिजन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि ये जो ट्रंप की जानिब से अमन मंसूबा पेश किया गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी और जो ISF है इसके निफाज के लिए अब क्या तरीक़ाकार होगा, क्या मैंडेट दिया जाएगा और किन किन ममालिक की कितनी फ़ौजें गज़ा में जाएंगी और हमास के डिसाम होने के हवाले से अब क्या आगे जाके मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाएगा, ये आगे देखना होगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सऊदी क्राउन प्रिंस इस वक्त अमरीकी दौरे पर हैं और अमरीका में सऊदी सरमायाकारी के बड़े मंसूबे तय पाए जाएंगे। ये कहा जा रहा है F-35 लड़ाका तैयारे और जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को मिलेगी। ऐसे में जो एक ब्लॉक बन रहा है सऊदी अरब और अमरीका का, इसका ईरान और भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की आने वाले टाइम में क्या पोजीशन होगी, ये आज का सवाल है और ये जानने की कोशिश करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्जियाकार
पत्रकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब आपसे सवाल करेंगे, क्या समझते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस का अमरीकी दौरा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, और क्या समझते हैं ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है सऊदी अरब और अमेरिका का, खित्ते में क्या लगता है ताकत का तवाज़ुन बदलने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन इस पे ये है कि खित्ते में कौन सा तवाज़ुन बदलने जा रहा है इस डील से, जहाँ पे सऊदी अरब के वली अहद वहाँ का दौरा कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले कह दिया कि मैं 48 F-35 इनको अप्रूव कर रहा हूँ देने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान और भारत की बात होती है, उनको राफेल मिले, हमको J-10 मिले, हमको J-35 मिले, तो बात बनती है कि को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, टिल्ट हो रहा है। मुझे बताइए कि सऊदी अरब की वॉर जंग किसके साथ होगी? आप वो जुमला याद कीजिए, मैं आई विल बी वेरी कैंडिड इन माय ओपिनियन, इसमें कोई इतनी मेरा ख्याल है कि कोई बैलेंस की या खित्ते की बात नहीं है। आप पाकिस्तान भारत का जो पिछले दिनों हुआ, उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट हुआ, वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन सर सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि अमेरिका चाहता है इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करवाना सऊदी अरब के, तो सर इसमें आपको नहीं लगता कि कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा हो सकती है? अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा भी बनाना चाहता है अमेरिका सऊदी अरब को, तो एक बड़ा चेंज तो सामने आ रहा है अगर सऊदी अरब। अब आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ये पॉइंट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से। देखिए, आप अगर बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो क्या अगर दुश्मनी इजराइल के साथ है, कुछ जंग का खदशा इजराइल के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए कि इजराइल ने सिर्फ एक नुक्ता उठाया है अमेरिका के साथ, ये जो F-35 देने हैं अमेरिका ने 48 सऊदी अरब को, कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, यानी कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल करे, वही इब्राहिम अकॉर्ड वाली बात है। तो बुनियादी तौर पे मेरे हिसाब से तो ये जहाज 48 ये भी इजराइल की सलामती के लिए है। अगर सऊदी अरब सबसे, जिसके हम कहते हैं कि अगर सऊदी अरब मान गया इब्राहिम अकॉर्ड के लिए, तो शायद हम भी मान जाए, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर ये किसकी सिक्योरिटी इनहेंस हो रही है? सऊदी अरब की ना ईरान के साथ लड़ाई होनी है, ना किसी और मुल्क के साथ होनी है। तो ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ उसको ओपनली करें या उसको बिहाइंड द कर्टेन उसको करें, ये बेसिकली इट इज ऑल टू डू टू एनहांसिंग द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। और बाकी जहां तक बात है, अब मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये जो ट्रंप का, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। जी, बस मैं ये कह रहा था कि आप याद कीजिए पिछले दौर में ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि दीज अरब्स दे आर वेरी रिच एंड आई एम गोइंग टू टेल देम टू किंग गिव मी द मनी। तो दिस इज व्हाट इट इज। आप देखिए कि तकरीबन 155 मिलियन डॉलर का एक F-35 है। तो जब 48 एग्री किए हैं तो ये कितने बिलियन डॉलर की डील है। और इसके अलावा जो एग्रीमेंट होने हैं, उन्होंने अपनी चीज को बेचना है, उनको इससे कोई गरज नहीं है दुनिया में उससे अमन होता है या तबाही होती है और क्या होता है। और दूसरा, इजराइल की प्रोटेक्शन। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज आप यू आर ऑन द डॉट, दिस इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल थ्रू इब्राहिम अकॉर्ड, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मुल्कों को डाला जा सके। तो सर ऐसा मुमकिन हो सकेगा? आपको लगता है कि सऊदी अरब की जानिब से जो गारंटीज़ मांगी गई हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा? सिक्योरिटी गारंटीज़ मांग रहा है सऊदी अरब, वो ये कह रहा है कि मुस्तकिल दिफाई मुआहिदा हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की इजाज़त हो, फ़लस्तीनी रियासत और फ़लस्तीनियों को रियायतें दे इसराइल। तो ये तो तब भी सर मुमकिन हो सकेगा जब सऊदी अरब गारंटीज़ देगा, अमेरिका गारंटीज़ देगा सऊदी अरब को। जी बिल्कुल, उनका मकसद तो यही है। और जैसे मैंने कहा कि वो इन राइटिंग पब्लिकली ले या बिहाइंड द कर्टन ले, तो ये गारंटीज के बगैर ये नहीं होगा। ये सब इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ जाने की है। इब्राहिम अकॉर्ड पे सऊदी अरब साइन करे या ना करे, लेकिन गारंटी जरूर ली जाएगी। और आपने देखा होगा कि अभी भी इस वॉर में भी इजराइल बिन यूजिंग जो इनकी एयर स्पेस डिफरेंट अरब मुल्कों की इस्तेमाल करते रहे, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। तो ऑलरेडी वो उनके साथ मिले तो हुए हैं। और लेकिन किस हद तक इब्राहिम अकॉर्ड में जाते हैं, इन राइटिंग जाते हैं या नहीं जाती, ये फैक्ट है कि ये सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए है।
ठीक है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अब सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात, क्या लगता है आपको कि भारत के लिए ये सूरत हाल कितनी मुश्किल है? पहली बात तो ये कि जैनब यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड और आपके क्वेश्चन बड़े ऑन द डॉट है मेरे हिसाब से आज के टॉपिक के हिसाब से। आई वाज गोइंग टू से जो दूसरा पॉइंट है कि सऊदी अरब को क्यों अमेरिका ने फटाफट उनको 48 F-35 ऑफर कर दिए हैं और मल्टीपल उनके एग्रीमेंट होने जा रहे हैं, बिकॉज ये जो बुनियादन मखसूस में जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, उसके बाद ये ग्लोबल एक शिफ्ट आई है डिप्लोमेसी में और इन चीज़ों में जो एक शिफ्ट आई है, उसमें सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना ये एक ऐसी चीज है जिसको शायद अमेरिका ने और इसराइल को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि इसका मतलब है कुछ ना कुछ झुकाव चाइना और रशिया की तरफ। तो इस चीज को भी कंटेन करने के लिए आई थिंक उन्होंने फटाफट देख रही, सऊदी अरब ने तो प्रैक्टिकली 1 साल 2 साल हो गए उनको F-35 मांगे हुए थे, इसराइल जो है वो तो पिछले 10 वर्षों से बढ़ा रहा है। तो अब ये क्या हुआ कि अचानक उनको ये सब कुछ देना पड़ गया है? तो पहली बात तो ये कि ये दूसरा पॉइंट भी इसी तरफ जाता है कि ये जो एक टिल्ट आई है पाकिस्तान की कामयाबी की वजह से, और जहां तक भारत का ताल्लुक है तो अब मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ कि उसको पै दर पे उसको शिकस्त हो रही है डिप्लोमेटिक महाल के ऊपर। आपने शायद देखा होगा कि आज से ईरान ने इंडियन नेशनल्स के लिए फ्री वीजा एंट्री बंद कर दी है, जो उसको एंजॉय करते थे, जिसकी वजह से सारा फसाद बना हुआ था। मोसाद के साथ मिलकर रॉ ने वहां पे जो हरकत करवाई थी। तो ये सारी, जहां तक इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया अभी तक तो बैकफुट के ऊपर है, और जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है उसके दोनों पॉइंट, एक प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल, उसको सेव करने के लिए गारंटीज दी जाएंगे सऊदी अरब से, और दूसरी जो टिल्ट है पाकिस्तान के थ्रू इनडायरेक्टली चाइना और रशिया की तरफ, इसको रोकने के लिए भी अमेरिका उसने जो है इसको फौरन ही ऑफर कर दिया, और भी आप देखेंगे इसके अलावा इनके एग्रीमेंट्स होंगे। अच्छा सर, जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के बड़ा क्लोज आ रहा है और सऊदी अरब के दरमियान भी अब मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, साजगार माहौल पैदा हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या जिस तरह से अमेरिका इंगेज कर रहा है एक तरफ सऊदी अरब को, पाकिस्तान को, तो क्या आपको लगता है कि ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है कल को अमेरिका इनको? देखिए, अमेरिका ने बहुत अरसे तक 2 मुल्कों को इस बात पे लगाए रखा कि ईरान उनके खिलाफ हमला करेगा। आई रिमेंबर एक टर्की था, और 1990s में तो उनको मैं वहाँ पे था टर्की में, आई वाज डूइंग स्टाफ कॉलेज विद द टर्किश आर्म्ड फोर्सेज। तो मैं कहता था मुझे ये बताओ क्या आपको क्यों खदशा है कि ईरान में आपके, बिकॉज द अमेरिकन वर टेलिंग देम। लेकिन जब से तैयब अर्दवान वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे ये चीज़ को बड़ा कम किया, उन्होंने ईरान के साथ भी ताल्लुकात बनाए और इस इंप्रेशन को ख़त्म किया। भाई उनकी वॉर गेम्स होती थी जिसमें ये भी एक वन ऑफ द एनिमीज होता था। तो दूसरी चीज़, दूसरा उन्होंने सऊदी अरब को भी इसी बात पे लगाया हुआ है कि इनको ईरान से थ्रेट है, ईरान से थ्रेट है। भाई अगर रीजन में किसी भी अरब मुल्क को, इस्लामी मुल्क को थ्रेट है, तो ये इनको समझना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल से है, जहां पे नेतन्याहू ने बड़े क्लियरली डिफाइन कर दिया, कह दिया है कि ग्रेटर इसराइल में मिस्र भी होगा, शाम भी होगा, सऊदी अरब भी होगा। तो दिस इज व्हाट दे नीड टू, ये इनको देखना चाहिए। सर, जिस तरह से अमेरिका ने F-16 तैयारे दिए थे पाकिस्तान को और ये कहा था कि इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सऊदी अरब F-35 ले रहा है अमेरिका से। अब जाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा भी हुआ है, तो क्या पाकिस्तान F-35 इस्तेमाल कर सकेगा या अमेरिका इस पर भी कोई कंडीशन लगा सकता है? अब अमेरिकन अपने दिए गए जहाज़ों के एक एक नट बोल्ट का हिसाब रखते हैं। रेस्ट एश्योर्ड, आप उनका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है दुनिया भर के, वो ये कनेक्टेड है कि आज फलां मुल्क के F-35 या F-16 के ऊपर 2 ये वाले स्क्रूज यहाँ से निकाल के लगाए गए, ये माइनस हो गए। तो जब इस हद तक कंट्रोल रखा जाता है तो फिर आप सोचें भी ना कि उसको इवन विजिट नहीं करने दिया जाएगा, इवन विजिट नहीं किया जाएगा जहाँ पे वो F-35 रखे जाएंगे। अमेरिकन विल बी प्रेजेंट देयर, उनकी इतनी प्रेजेंस होगी कि उनकी इजाज़त के बगैर नॉन सऊदी तो छोड़िए, सऊदी जो F-35 से कनेक्टेड नहीं है वो भी वहाँ पे नहीं जा सकेंगे। इस तरह को अपना सिस्टम रखते हैं। तो ये तो आप सोचिए भी ना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का अगर एग्रीमेंट हो गया है तो ये उसको यूज़ कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अमेरिकन्स ऑथराइज दैट। सर, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी तो हो रहा है, वली अहद की मौजूदा तवज्जो विजन 2030 पर है। क्या समझते हैं सऊदी मईशत में क्या तब्दीली रोनुमा होगी आगे जाके? ये दौरा अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के लिए क्या मुआशी तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है?
मौशी तब्दीलियाँ देखिए ज़्यादातर जो होंगी वो तो अमेरिका के लिए होंगी, बिकॉज उनकी सबसे बड़ी जो मार्केट है, जो माफिया है, दैट इज़ द डिफेंस इंडस्ट्री। अब मैं आपको F-35 का बताऊं कि F-35 का जो टोटल प्रोजेक्ट है, जहाँ कंसेप्शन से लेके डेवलपमेंट, R&D और डेवलपमेंट, और इसके कितने साल, 20, 25, 30 साल बाद फेज आउट होना है, ये $2 ट्रिलियन का प्रोग्राम है। तो ये $2 ट्रिलियन अमेरिका ने ये प्रोजेक्ट को बेच के हासिल करने हैं। तो अब इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि किस मुल्क को ज्यादा फायदा होगा। जहां तक सऊदी अरब, आई थिंक MBS के नीचे वो बहुत एक तब्दीली ला रहे हैं कि वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करने के बजाय, जैसे ऑयल कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, फिर अब लोग, दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है, तो आई थिंक वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, एग्री लैंड डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं। तो वो उसका इम्पैक्ट इनके बाहमी उन चीज़ों से नहीं होगा, वो उनकी अपनी जो प्लानिंग है सऊदी अरब की, MBS की है, उसकी वजह से, बिकॉज दे हैव टू सस्टेन उनकी जिस तरह की वो इकोनॉमी है जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट, उसकी आहिस्ता आहिस्ता इनकी कम होती जाएगी। इट मे टेक 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, लेकिन ये होगा, इसलिए ये वो ऑल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के ममालिक से वो कोई भी हो, वो ये $2 ट्रिलियन अमेरिका के पास जाने ही जाने हैं। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है आपसे। दुबई एयर शो में हमने देखा कि तेजस तैयारे भारत के जो थे वो बड़े इस वक्त सब लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो लीक होता एक वीडियो में देखा गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। हमने जिस तरह से रफाल तैयारे गिराए मार्का हक में, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा भारत शर्मिंदा था। तो ये जो अब तेजस तैयारों की अब मार्केट डाउन होगी, ये कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए? ज़ैनब, ये इतनी छोटी सी चीज़ है, ये जो ऑयल लीक होना, कि ये सोशल मीडिया के ऊपर मीम बनना बेहतरीन, लेट्स एंजॉय, इसको करने दीजिए। लेकिन मैं ख्याल है जब हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार्का हक में, बुनियादुल मरसूस में जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बढ़तरी साबित कर दी है, उसके बाद हमें ये छोटी मोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे एंजॉय करने के लिए ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब इसके बाद जब यहाँ पे तेजा भी खड़ा हो, लेकिन सर ये भारतीय पायलट की कैपेबिलिटी पे सवाल उठते हैं। जाहिर है इतने बड़े फोरम पर आप अपने तैयारे शो कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर माइनर से भी कोई गलती हो जाती है तो यकीनी तौर पर भारत तो इस वक्त साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इनके पास कैपेबिलिटी की कमी है, ये कैपेबल ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, मैं कैपेबिलिटी की बात आपने की, उनकी जो डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है या R&D है, आप देखिए कि ये कम से कम 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है इनका, लाइट का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का। पहले किसी और नाम से था, और वो 1980s के आखिर में, कहीं इन्होंने 90s के शुरू में एक बनाया था, और मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में किसी ने कहा था वो एक जो पहली दफ़ा उड़ा वो नीचे गिरा और नीचे खड़े 4 जहाज भी तबाह कर दिए थे। तो ये अपनी जगह ठीक है, जहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद JF-17 आज उड़ रहा है। तो दुबई एयर शो की बात करें तो मैं कहूँगा कि लोग तेजा का ऑयल लीक होता, फ्यूल लीक होता देखने आएंगे, और साथ जब थोड़े फासले के ऊपर JF-17 खड़ा होगा तो ये एक फातेह है, एक 4.5 जनरेशन पाकिस्तान के JF-17 थंडर की तो धूम मची हुई है वहाँ पर। पाकिस्तानी पायलट्स की तारीफ की जा रही है, उनके किरदार को बड़ा सराहा जा रहा है। जी, आप देखिए, इससे पहले जो UK में एयर शो हुआ तो उसमें तो इन्होंने अपनी टीम भेजी नहीं थी। बिल्कुल, बिकॉज वो ताज़ा मई में इनको मार पड़ी थी। तो बिल्कुल सर, UK में तो 130H जो था हमारा तैयारा, उसको अवार्ड भी मिला था, तो उसमें भी पाकिस्तान काफी लीड पर रहा। जी बिल्कुल, आप देखिए कि हमने वॉर में भी अल्हम्दुलिल्लाह किया, और एस्थेटिक्स में भी, आर्ट में भी हमने अवार्ड हासिल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हमारी यही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान फोर्सेस इसी तरह अपनी जो है अपनी तैयारी रखें, ताकि अभी जो उनके इंडियन आर्मी चीफ ने इतने दिनों के बाद कुछ स्टेटमेंट कल से दी है जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि आप पिछली वाली चीज़ें ना भूलें, 2019 को भी ना भूलें, अभी लंदन वाले को, और अभी भी ना भूलिए जो राफेल और आपके Su-30 के साथ हमने किया है। बेहतर है कि अच्छे हमसाए बन के रहें, ताकि लोग भी खुश हों। बिल्कुल, साजिद हबीब साहब, यहीं से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, यहीं से डिस्कशन दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा।
नाज़रीन, इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजियाकार हैं। शुक्रिया आपका मसूद अहमद ख़ान साहब। किस तरह से देख रहे हैं आप मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, कहा यह जा रहा है बहुत बड़े बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, और ये जो एक नया ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब का, भारत के लिए बड़ा तशवीश का बायस बना हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? क्या देखें तो ये विजिट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लास्ट 2022 में अमेरिका MBS गए थे, तो वहाँ पे उस वक्त कोशिश भी इनकी थी कि US और सऊदी अरब के दरमियान एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हो जाए, लेकिन उसकी कंडीशन थी उस वक्त कि ये इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, तो वो चीज़ फिर डेवलप नहीं हो सकी। अभी जो विजिट है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो आ रहे हैं, और सेकंड देखें कि ये लास्ट टाइम जब अभी पिछले चंद महीने पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब गए थे, $142 बिलियन की एक डील हुई जो उन्होंने वेपन्स खरीदने हैं, इक्विपमेंट्स अमेरिका से, और जो उसमें ये F-35 जहाज भी शामिल है, ट्रांसपोर्ट तैयारे भी हैं, मिसाइल्स भी, और बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें बताई जाती है, जो डिस्कस होगी, दैट इज द सेफ गार्ड सिक्योरिटी जो सऊदी अरब की है वो डिमांड की जाएगी, और दिस लाइकली है कि इसमें म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी हो। और थर्ड चीज है कि सऊदी दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, अभी देखें ट्रांजिशन फेज में है, ऑयल से वो जा रहे हैं इकोनॉमी को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, और इसके बाद वो चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से वो दे शुड गेट दी चिप्स के लिए देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्लियरेंस चाहिए कांग्रेस की, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर एक सिविल एंड न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है कि उसमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग इनके दरमियान में हो सकती है। सो उस हिसाब से स्ट्रेटेजिक है। F-35 के आने से भी मजीद जो खिते में है एक क्वालिटेटिव एज है सऊदीज को उसमें हासिल होगा। अभी ये है कि जिस तरीके से एक अलायंस पाकिस्तान एंड सऊदी अरब का है, और पाकिस्तान फिर देखें कि अमेरिका के साथ बहुत अच्छे टाइस है, फिर सिमिलरली पाकिस्तान के चाइना के साथ भी हैं अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कि सबका इंटरेस्ट एक ही है, और सब कंट्रीज फिर ये भी देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में जाते हैं। तो सऊदीज का अपना नेशनल इंटरेस्ट है इसमें, अमेरिकन का नेशनल इंटरेस्ट है कि वो अपने वेपन्स इक्विपमेंट को बेचें, बट एट द सेम टाइम सऊदीज गारंटीज मांगेंगे सिक्योरिटी के लिए, और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की भी इसमें बात हो सकती है। और पाकिस्तान देखिए खिते में अदरवाइज जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन चुका है, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस वैसे खिते में बढ़ गई है। सर, ये जो सैफ अरीकी ताल्लुकात हैं, आप क्या समझते हैं भारत के लिए आगे जाके क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? इंडिया के लिए तो बड़ी मुश्किलात इसलिए भी है कि एक तो आप देखें कि अमेरिका ने उनको अंडर प्रेशर रखा हुआ है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके पीछे पड़े हुए हैं, और टैरिफ के मामला देखें, और दूसरे जो वीजा के फीस उन्होंने बढ़ाई थी, और इसके साथ साथ कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हो नहीं सकी है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स। तो अभी उसमें फिर इनको F-35 मिल रहे हैं, तो अभी इंडिया में कुछ लोगों का ये मानना है कि F-35 कोई पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो इसके इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। लेकिन एक लाइन से एक सिंबॉलिक्स जो होगी सर, लेकिन अगर सऊदी अरब को F-35 तैयारे मिलते हैं, क्योंकि हमारी तो डील भी हुई है सऊदी अरब के साथ, डिफेंस डील, और अगर कोई जंगी माहौल भी बनता है, पाकिस्तान पर कोई हमलावर होता है तो सऊदी अरब सपोर्ट करेगा, और सऊदी अरब पर होता है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, तो F-35 तैयारे पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, या फिर अमरीका इस पर भी कंडीशंस लगाएगा, कुछ शराइत लगाएगा, इजाज़त नहीं देगा? सर, आप क्या समझते हैं? लेकिन इसमें देखिए कंडीशंस होंगी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को F-16 मिले थे तो उसमें भी इन्होंने कंडीशन लगाई थी कि ये टेररिज्म के अगेंस्ट आप इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो उसको उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको अगेंस्ट किसी हॉस्टिलिटी या किसी मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो लाइकली इसमें भी ये F-35 में ये कोई लाइकली कंडीशन लग सकती है कि आप किसी को दे नहीं सकते, अपने सेल्फ डिफेंस में आप यूज कर सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज, लेकिन देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन सऊदी अरब से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री माइट तो ऑलरेडी है, लेकिन एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगी वहाँ से, और जो हमारे लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है और इन्वेस्टमेंट है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब से वो कंटिन्यू होगी। सर, अब्राहम अकॉर्ड पर भी काम किया जा रहा है, एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात नॉर्मल करने के हवाले से भी अमेरिका काम कर रहा है, तो क्या समझते हैं सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा?
नहीं, ये मुमकिन नहीं है। देखें, इसमें बड़ी बातचीत हो रही है, लेकिन वो इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और सऊदीज ने पहले बड़ा क्लियर किया है कि एज लॉन्ग एज 2 स्टेट्स सोल्यूशन जो जब तक नहीं होती है या उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं होते, वो दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, कभी नहीं बनेंगे, ना इजराइल को रिकग्नाइज करेंगे। और जिस तरीके से आज देखें, जिस तरह कल रेजोल्यूशन पास हुई है, तो उसमें एक पाथ वे दिया गया है पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए, लेकिन ये एक स्टेप है टुवर्ड दैट डायरेक्शन। अनलेस देयर इज नो गारंटीज, कोई नहीं होती है जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। क्योंकि इजरायली देखें फिर एडमेंट है, ये नेतन्याहू एडमेंट है कि कोई चाहते हैं कि कोई स्टेट नहीं होगी, तो उसके जब तक वो खद व खाल वाजे नहीं होते हैं और उस पर कोई चीज वाजे तौर पर नजर नहीं आती, तो सऊदीज देखें, सऊदीज के सिलसिले में स्टेक्स आर वेरी हाई, वो इस पर कर नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक वो गारंटी नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है, और अमेरिकन को भी पता है, क्योंकि देखें दौरे से पहले ये सारी चीजें बातचीत हो जाती है, एजेंडा पॉइंट डिस्कस होते हैं, तो सऊदी इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक सर, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ईरान अब कहाँ स्टैंड करेगा अगर अमेरिका सऊदी अरब के दरमियान कोई बड़े मुआहदे हो जाते हैं, जो गारंटी सऊदी अरब मांग रहा है या जो शराइत अमेरिका की जानिब से आयद की जाएंगी, ऐसे में आप ईरान को कहाँ देख रहे हैं? क्या कल को अमेरिका सऊदी अरब को इस्तेमाल कर सकता है ईरान के अगेंस्ट? ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली आप देखें कि चाइनीज ने सऊदीज और ईरानीज को आपस में मिलवा दिया था। इनके एक आप देखें एक मीटिंग हुई थी, इसके बाद इन्होंने अपने दोबारा ताल्लुकात को एस्टेब्लिश किए हैं। और इवन अमेरिकन स्ट्राइक से पहले सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ईरान गए थे और वहां जाकर उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी जो एग्रेशन होगा जो ईरान के अगेंस्ट होगा। तो मेरे ख्याल में इनके आपस में अभी ट्रस्ट बेहतर हुआ है दोनों ममालिक को, और सऊदीज कभी ऐसा नहीं करेंगे, न वो फैसिलिटेट करेंगे फ्यूचर में अमेरिकन को या किसी पावर को अगेंस्ट ईरान, क्योंकि वो समझते हैं क्योंकि खिते में पीस और स्टेबिलिटी सऊदीज के लिए भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि MBS का विजन है 2030 में इकोनॉमिक जो वो चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन वो सऊदी अरब की चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम अपनी मिलिट्री बैलेंस भी मेंटेन रखना चाहते हैं। सो दे विल नॉट गेट इन्वॉल्व इस तरह की ऐसी चीज में, क्योंकि उससे उम्मत जो होगी वो डिवाइड होगी। पहले इनको यकीनन अरब ममालिक को ये खदशा था ईरान की तरफ से, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग यकीनन सब में अभी डेवलप हुई है। तो और ईरान सऊदी कभी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कहीं ईरान के खिलाफ कोई उसमें एक्शन हो। साजिद हबीब साहब, आप क्या समझते हैं अब जिस तरह से सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान अगर कोई बड़े मुआहदे तय पा जाते हैं और अब जाहिर है मुलाकात होगी सदर ट्रंप की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से, तो इसके बाद मज़ीद भी वजाहतें सामने आएंगी कि क्या कुछ होने वाला है आगे जाके, तो सर आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ आप समझते हैं कि इसे स्ट्रेंथन होगी मज़ीद? पाकिस्तान को ऐसे में क्या फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, मैं जैसे अभी रसूल साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मिलिटरीली कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि F-35 को कोई नॉन ऑथोराइज बंदा अमेरिकियों की इजाज़त बगैर सऊदी अरब की ज़मीन पे देख भी नहीं सकेगा, तो इस तरह का इनका कंट्रोल होता है। तो पाकिस्तान को जो हमारा डिफेंस सऊदी अरब के साथ पैक्ट हुआ है, एक तो ये इंडिकेट करता है कि उनको एहसास है MBS को कि टोटल डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर ठीक नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता इनको दूसरों के साथ भी बना के रखनी है। हमारे साथ करने का मतलब है कि हम कोई अमेरिकी ब्लॉक में उस तरह से नहीं है। हमारी प्रेफरेंस चाइना है, जिसके साथ रशिया है, टर्की है, आज़रबाईजान है। तो एक तो ये तो हमें, जैसे उन्होंने कहा कि हमें इसमें मिलिटरीली कुछ नहीं मिलेगा सऊदी अरब से, देखिए वो क्या दे सकता है। हमने जो अभी वॉर देखी है उसमें क्या मैक्सिमम रोल जो है वो एयर पावर का, साइबर वॉर का, स्पेस वॉर का और मिसाइल्स का है। वही यूक्रेन और रशिया की वॉर में चल रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें से जो सऊदी अरब हमें दे सके। यस, हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट, ये वो चीज़ें हैं जिसके रिटर्न में हम जब सऊदी अरेबिया के अगर उनको कोई ऐसा थ्रेट हो कहीं से इंटरनल एक्सटर्नल, तो जिसमें हम मिलिटरीली उनकी मदद करेंगे वो हम करेंगे। लेकिन वो हमेशा फाइनेंशियल हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, दिस इज़ व्हाट दे कैन ऑफर। इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है, अब देखना ये है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है इसके बाद क्या खद्दोखाल सामने आते हैं और दिफाई मुआहदे होने जा रहे हैं। इन दिफाई मुआहदों के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।